गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडुसर। आज का आपका क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5th लेक्चर है। पिछले लेक्चर यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लेक्चर में थोड़ी सी टेक्निकल इशू आज आ गई है, उसमें आवाज़ नहीं है, आवाज़ रिकॉर्ड हुए नहीं या आवाज़ आया नहीं मैं नहीं कह सकता, बट उसमें आवाज़ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा लिप सिंक यूज करके आप लोग जो भी थ्योरी मैंने बताया एटलीस्ट उसे नोट करेंगे एंड थोड़ी सी सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंसेप्ट वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी डेरिवेशन आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएंगे, कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं उसे रिपीट करूंगा आज। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा था कि मान लिया जाए हमारे पास कोई कंडक्टर है। ठीक है, तो इस कंडक्टर में क्या होते हैं कि जो भी हमारे पास आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इतना बात तो सभी को मालूम है। इसी कारण से कोई भी कंडक्टर क्या होता है, जब हम उसे छूते हैं तो हमें करंट नहीं मारता है, बिकॉज वो न्यूट्रल है। उसके पास चार्जेस तो हैं, बट जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण से उनमें कोई भी करंट नहीं आता है। इसका रीजन ये है कि जैसे कि मान लिया जाए कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पोजीशन फिक्स किए रहते हैं। ठीक है, ये अपना पोजीशन फिक्स किए हुए हैं। इन पोजीशंस को कहा जाता है लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, जो फिक्स पोजीशन होता है पॉजिटिव चार्ज आयंस का, उन्हें कहा जाता है लैटिस पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल यानी कि ये सॉलिड है, ठीक है, इनको हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में स्पेस है। इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रैवल करता है किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम मोशन करता है। ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो रैंडम मोशन करता है। तो ड्यूरिंग द रैंडम मोशन, अच्छा ये ऐसे भी मोशन कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं पॉजिटिव आयंस के साथ, एंड कोलाइड करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही कोलाइड अगर करेगा, कोलिजन करेगा, तो इसका एनर्जी क्या होगा, एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा, इसका एनर्जी बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या होता है, इनका एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसके कारण से किसी भी तरह का ये करंट कैरी नहीं कर पाते हैं। ये है रीजन। ठीक है, तो अब इस कंडक्टर में करंट आता कहां से है, तो हमने क्या किया, इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पोटेंशियल V एंड यहां पर से ये बैटरी क्या करती है, इस पूरे कंडक्टर को एक एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड कराती है। और ये एक्सटर्नल फील्ड क्या करता है, जहां पर हम एक्सटर्नल फील्ड देंगे, E बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, वहां पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। कैसा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मींस ये बैटरी अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर क्या करती है, फोर्सेस लगाना शुरू कर देती है। जब ये फोर्सेस लगाएगी तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दिख रहा है, अभी रैंडम मोशन कर रहा था, वो करना क्या शुरू कर देगा, यूनिफॉर्म मोशन करना शुरू कर देगा। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में आना शुरू कर देगा। कौन सा, ये वाला डायरेक्शन में। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज चला जाएगा, और इधर निगेटिवली चार्ज आकर के एक्युमुलेट हो जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ यूनिफॉर्म डायरेक्शन में आता है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का जरूरी नहीं कि वेलोसिटी सेम ही हो। ठीक है, उनका वेलोसिटी डिफर भी कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी होता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यही मैंने कल बताया था, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल फील्ड, जब उसको एक एक्सटर्नल फील्ड देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि उन पर लगना शुरू हो जाता है एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो उसको यूनिफॉर्म मोशन करने पर मजबूर कर देता है। एंड फिर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए तब भी तो कॉलिजन होगा, ऐसा थोड़ी कॉलिजन नहीं होगा, तब भी कॉलिजन, लेकिन जैसे इसका एनर्जी क्या होगा, खत्म होने लगेगा,
ये जो बैटरी है उसको एनर्जी फिर से प्रोवाइड करा देगा, फिर खत्म होगा, फिर से ये बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड करा देगा, यानी कि कंटिन्यूसली उसको एनर्जी मिलते रहेगी, जिसके कारण से वो यहां से यहां तक चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यही कंसेप्ट मैंने बताया था। फिर उसके बाद बताया कि हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई होता है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, Q इंटू ई। यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया Q E अपॉन M, और ये एक्सेलरेशन किसका है, ये इसी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकल करके आता है, जहां पर Q क्या हो गया, चार्ज। कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो Q की जगह क्या हम लोग लिखेंगे, छोटी वाली E मतलब इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का कितना मास है वो, यहां से हमें क्या एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एंड फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेंगे यहां से, जैसा कि आप लोगों ने देखा था। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि ये जो हमारे पास है इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ये इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसके बारे में बताया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन, दो कंटिन्यूअस कॉलिजन के बीच का जो टाइमिंग होता है, बीच का जो एवरेज टाइमिंग होता है, ठीक है, उस टाइमिंग को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम था, जिसे टाउ से इंडिकेट करते थे। ठीक है, फिर एक चीज और बात आता है जो पिछले क्लास में शायद नहीं बताया होगा मैंने, ये जो रिलैक्सेशन टाइम, मान लीजिए ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, इस पर टकराया एंड फिर इस पर टकराया, तो ये टाइम, यहां के बीच का जो टाइम है, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और इस टाइम को खत्म करने में यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, यहां पर पाथ भी क्रिएट हुआ है, दैट पाथ इज कॉल्ड लैम्डा विच इज नोन एज फ्री पाथ। ठीक है, इसको हम लोग लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, फ्री पाथ, उसको फ्री पाथ कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें थी जो कंसेप्चुअली आपको जाननी थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, फ्री पाथ क्या होता है। ठीक है, बाकी तो सिर्फ थोड़ी सी डेरिवेशन थी, वो आपको समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट करने की बात है नहीं, कल तो बताया ही था। चलिए मिटा देता हूं उसे। आज का आप लोगों का टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या आप लोगों ने मोबाइल का नाम सुना है? बिल्कुल, सभी के पास फोन होता है, फोन का नाम किसने नहीं सुना है। भले आज लोग सब उसे फोन कहते हैं, पहले मोबाइल भी कहते थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग अब कमेंट करके बोलेंगे आज भी मोबाइल मैं कहता हूं। मोबाइल भी कहते हैं, फोन भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं, जिसको जो मर्जी वो कहते हैं। तो मोबाइल मीन्स होता क्या है, हमारा फोन नहीं। मोबाइल का मतलब होता है, जहां पर भी मोबाइल आ रहा है इसका मतलब होता है टू मूव, है ना, एक जगह स्थिर नहीं रहना है, जिसको हमेशा मूव करते रहना है, उसको हम लोग कहते हैं मोबाइल। ठीक है, तो अब बताइए कि पहले के जमाने में हम लोग यूज करते थे टेलीफोन, क्या इससे भी तो बातें होती थी ना, बट इससे लेकर के हम मूव कर सकते थे बातें करते हुए? बिल्कुल नहीं, ये फिक्स्ड था, वायर लगे होते थे, जिसके कारण से हम टेलीफोन को टेलीफोन ही कहते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही रिवॉल्यूशन आया, उसका वायर खत्म हो गया, वायर की जगह आ गया एंटीना। एंटीना से जब यही टेलीफोन चलना शुरू हो गया, तब इसे नाम दिया गया, धीरे धीरे इसका नाम पड़ गया मोबाइल, क्योंकि अब हम घूम करके बातें कर सकते हैं, चल करके बातें कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं वॉक एंड टॉक। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोबाइल। समझ में आ रहा है? ये टॉपिक किस चीज के बारे में है? इसी चीज के बारे में है। ठीक है, मोबाइल। तो इसी प्रोसेस को इन टर्म्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोबिलिटी के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, चलिए
हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? लास्ट क्लास में ये सीखा था कि करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन निकल करके आता है, J इज इक्वल टू NEVD, वेयर J इज करेंट डेंसिटी, N इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या था? इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी होता था, ठीक है। उसके बाद E जो है, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड VD फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतनी बात क्लियर थी पिछले क्लास में? चलिए, तो वही पिछला इक्वेशन को हम लोग उठाते हैं, J इज इक्वल टू NEVD, ठीक है। अभी इस J और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन है, हमें इसको यूज करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं J की जगह सिग्मा E NEVD। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिग्मा इज इक्वल टू NEVD अपॉन कैपिटल E, ठीक है। या फिर यहां से हम लिख सकते हैं VD अपॉन कैपिटल E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन NE, एंड दिस VD अपॉन E ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक यूनिट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दे रहे हैं? अलग से बैटरी जोड़ करके देते हैं, एक्सटर्नल बैटरी लगा करके देते हैं। तो अलग से एक यूनिट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो उसके जो भी है हमारे पास कंडक्टर में, उसमें कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, इसी के रेशियो को कहा जाता है मोबिलिटी, ठीक है। इसी के रेशियो को कहा जाता है मोबिलिटी, एंड दिस वैल्यू इज सिग्मा अपॉन NE। दिस वैल्यू इज सिग्मा अपॉन NE, वेयर म्यू इज मोबिलिटी, ठीक है। कैसे डिफाइंड है मोबिलिटी? मोबिलिटी डिफाइंड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, ठीक है ना। तो मोबिलिटी का डिफाइन हो गया, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं, एंड इस मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। म्यू जब भी आएगा आपको समझ जाना है कि ये क्या है? मोबिलिटी है, ठीक है। अब चाहें तो मोबिलिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज मोबिलिटी इक्वल टू VD अपॉन E। ये हो गया मोबिलिटी का डिफिनेशन। अगर इसका SI यूनिट देखा जाए तो कितना हो जाएगा? ऊपर वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? E बराबर फोर्स बाय चार्ज, यानी कि न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम सेकेंड, ये इसका SI यूनिट हो जाएगा मोबिलिटी का, ठीक है। न्यूटन मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया जाए पहले। नोट हो गया है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए यहां से हमें सिग्मा का वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा? म्यू N इंटू E हो जाएगा, ठीक है। जहां पर सिग्मा को क्या कहते थे, याद है आप सभी को? सिग्मा का मतलब होता है कंडक्टिविटी, इसे हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें कंडक्टर का भी प्रॉपर्टी होता है,
इंसुलेटर का भी। तो सेमीकंडक्टर्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको चैप्टर में मिलेगी, जहां पर हम लोग सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए भी इतना ही। सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सिग्मा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू हो जाएगा म्यू ई एन ई इंटू ई, मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ये क्या हो गया, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस विल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन्स का हुआ। होल्स में सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब निगेटिव चार्ज, होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सिग्मा ऑफ प्रोटॉन के लिए P यूज कर लिया जाए। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू P एन P इंटू ई। ठीक है, ये हो गया प्रोटॉन्स के लिए। अब चूंकि सेमीकंडक्टर में होते तो दोनों हैं साथ साथ, ठीक है, इसीलिए टोटल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर है उनका जो टोटल कंडक्टिविटी होना चाहिए, कितना, अभी तो हम निकालेंगे ही, पहले पूछ दिए। चलिए, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा ई प्लस सिग्मा पी हो जाएगा, टोटल कंडक्टिविटी हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का कंडक्टिविटी, ये होल्स का कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा निकल करके, म्यू ई एन ई इंटू ई, म्यू पी एन पी इंटू ई, ई आ जाएगा कॉमन, म्यू ई एन ई प्लस म्यू पी एन पी, ये आ जाएगा टोटल कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए, बहुत ही इजी सी काम थी। ठीक है, नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, अगला टॉपिक आप लोग डालें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इस बारे में समझना है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या उस पर फर्क पड़ेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने देखा J बराबर NeVd। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू होता है Ne E इंटू ई अपॉन एम, और ये हो जाएगा टाउ। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, J की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ई लिख सकते हैं, एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम हो जाएगा, ई से ई हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, दिस मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ये सिग्मा क्या था, सिग्मा रिप्रेजेंट्स कंडक्टिविटी, एंड ओम्स लॉ में पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने, कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, एंड यहां से रो का वैल्यू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यहां तक आ गया, ये आ गया रो का इक्वेशन। ठीक है, रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी। और आप सभी लोगों को याद होगा ये जो रो है, यानी कि ये जो रेसिस्टिविटी है, ये डिपेंड करता है सिर्फ दो चीज पर। क्या क्या चीज पर डिपेंड करता था, डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर एंड मटेरियल। सिर्फ दो चीज पर ये डिपेंड करता था। कौन, रेसिस्टिविटी। कैसे डिपेंड करता था, इफ वी रेज द टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी विल ऑल्सो बी रेज्ड।
अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसका, उस मटेरियल का। तो हम लोग यहां पर ये चीज के बारे में देख रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर है, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारा ये जो रेसिस्टिविटी है डेफिनेटली वो इंक्रीज करेगा, बिकॉज ओम्स लॉ ने पहले ही क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब जरा यहां पर देखा जाए, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या कर रहा है, नंबर डेंसिटी, e क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज को। तो मतलब ये टर्म तो हो गए कांस्टेंट, ये चेंजिंग नहीं होंगे। फिर बचा क्या हमारा, ये रिलैक्सेशन टाइम, ये तो बढ़ घट सकता है ना, ये चेंज कर सकता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम उसके रेसिप्रोकल है, मींस अगर रिलैक्सेशन टाइम की बात की जाए तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, दो प्रोटॉन्स, दो आयंस के बीच का कॉलिजन था। मतलब अगर ये टाउ यानी कि अगर 0.01 सेकंड लग रहा है तो उससे भी कम समय लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। ठीक है, यानी कि इसके बीच का अगर रिलैक्सेशन टाइम कम लग रहा है तो वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। नहीं आया, चलिए ऐसे समझते हैं। मान लिया जाए हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, ठीक है, जाने में 10 सेकेंड लगते हैं, ठीक, और किसी ने क्या किया, वही डिस्टेंस को कवर कर लिया 5 सेकेंड में। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस घट गया। या तो एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है डिस्टेंस घट सकता है, या तो उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा ली। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो सकता है। आई बात समझ में? तो यही बात मैं यहां करना चाह रहा था, ठीक है, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये जो रो है यानी कि जो रेसिस्टिविटी वो तो इंक्रीज करेगा, और क्लियरली दिख रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, इसका करंट पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, तो अगर रेसिस्टिविटी बढ़ती है तो रेसिस्टेंस क्या करता है, वो बढ़ जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस क्या है, सेम चीज है ना। ये भी मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, एंड रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करेंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी, जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा सही से तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी कम होगी, मोबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब एक टेम्परेचर के सिर्फ रेज करने या उसके डिफरेंस आने से कई सारी चीजों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग देख चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाया तो रेसिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम, करंट, रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी सब में चेंजेस आने शुरू हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से काफी कुछ इफेक्ट पड़ता है। किस पर, सबसे पहले चीज रेसिस्टेंस पर, एंड दूसरी चीज ये रेसिस्टिविटी पर। ठीक है, दो चीज पर। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं और यहां से भी क्लियर हो रहा है कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है। ठीक है, और यहां से हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें निकल करके आती है। तो क्या होता है ना, इस पर एक वेरिफिकेशन, इस पर एक इक्वेशन है। ठीक है, ये जो रेसिस्टेंस इफेक्ट कर रहा है, कंडक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, रेसिस्टिविटी इफेक्ट हो रही है, तो इस पर एक इक्वेशन है, वो वेरीफाइड इक्वेशन, उसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं उसे नोट डाउन कर देता हूं, आप लोग उसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर काफी स्पेस है, यहां पर लिखता हूं मैं। ठीक है, आर थीटा इज इक्वल टू आर थीटा नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। ये इक्वेशन है फॉर रेसिस्टेंस। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस रेसिस्टेंस के लिए, मतलब अगर टेम्परेचर अगर चेंज करता है, वेरी करता है, तो रेसिस्टेंस कैसे चेंज करेगा, वेरी करेगा, ये उसके लिए इक्वेशन है। जहां पर आर का मतलब तो समझ गए, रेसिस्टेंस है, आर थीटा का मतलब है रेसिस्टेंस
एट टेम्परेचर थीटा। ठीक है, आर थीटा नॉट का मतलब है रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर थीटा नॉट एंड रिमेंबर दैट थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट। मतलब ये थीटा नॉट इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है, एंड ये थीटा इसका फाइनल टेम्परेचर। मतलब 20 डिग्री से शुरुआत किए तो यहां पर रेसिस्टेंस एट 20 डिग्री और उसका टेम्परेचर बढ़ा करके 30 डिग्री कर दिए तो यहां पर 30 डिग्री वाला रेसिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है, वो खुद निकल जाएगा। अल्फा क्या है? अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अल्फा इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन, डिग्री सेल्सियस पर केल्विन। ठीक है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। बाकी थीटा एंड थीटा नॉट क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, थीटा क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। यहां पर मैंने मेंशन किया है इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, चलिए इधर आपको दिख रहा है, नोट कर लेंगे। ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से एक रेसिस्टिविटी के लिए इक्वेशन है, ये रेसिस्टिविटी एट थीटा इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी एट थीटा नॉट एंड 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। सेम इक्वेशन है। ठीक है, यहां पर भी वही चीज है, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट वेयर थीटा नॉट इज इनिशियल टेम्परेचर एंड थीटा इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, और अल्फा फिर से टेम्परेचर कोफिशिएंट। चलिए नोट कर लिया जाए। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास टंगस्टन है बल्ब का, बल्ब में टंगस्टन लगा होता है, आप सभी को पता है, जिसका 20 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस दिया हुआ है 18 ओम। मतलब R एट 20 डिग्री 18 ओम। ठीक है, अब कहा जाता है व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ 30 वोल्ट। अब इसे क्या किया जाता है? 30 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब इसको पोटेंशियल इतना दिया गया, देन उसमें करंट कितना फ्लो हुआ? 0.185 एम्पियर। अल्फा का वैल्यू लेने के लिए कहा है 4.5 10 टू द पावर -3 पर केल्विन। देन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट ऑफ द टंगस्टन। तो टंगस्टन का फिलामेंट में कितना टेम्परेचर आ गया ये बताना है। ठीक है, मतलब हमें ये थीटा पता करनी है और ऑब्वियसली बात है हम इसे 30 वोल्ट टेम्परेचर, 30 वोल्ट अलग से पोटेंशियल दिए तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो नया टेम्परेचर हमें चाहिए, यानी कि आर थीटा चाहिए। हेयर थीटा इज ऑल ग्रेटर देन 20 डिग्री। ये इनिशियल था ना, ये शुरुआत था, कब? जब हम बैटरी से कनेक्ट नहीं किए थे तब। ये इनिशियल था हमारा, इसलिए उसे हमने क्या किया? इनिशियल में ले लिया। फाइनली हमें पता नहीं है, हमें निकालना है आर थीटा का वैल्यू। देन वी पुट इन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। आर थीटा इज इक्वल टू 18, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3। थीटा निकालना है, थीटा नॉट कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें ये थीटा फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें ये थीटा फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इस जगह पर जब हमने उसे 30 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, करंट दिया, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? उसका हम रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। आर थीटा इज इक्वल टू V अपॉन I। ये है 30 वोल्ट, करंट है 0.185, पॉइंट हटाएंगे 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास आ गया इसका वैल्यू 30 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड बाय 185 इक्वल टू 18, 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 थीटा माइनस। अच्छा, ये 20 डिग्री सेल्सियस है और क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट केल्विन में है,
तो इसे 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद है आपको केल्विन बराबर 273 प्लस सी होता है, तो 273 प्लस 20 ये हो जाएगा 293 केल्विन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 293 एंड आपका काम है इसे सॉल्व करके आंसर लाना। क्या हो सकता है? 6 3 जा 13, 6 5 जा 15 एंड दिस वन इज 3 7। ठीक है, तो 1000/37 इज इक्वल टू 3 प्लस एंड 3 प्लस करने से अच्छा है इस 3 को यहां ले आया जाए, इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। आप लोग यहां से थीटा का वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आसानी से आप लोगों से सॉल्व हो जाएगी ये क्वेश्चन एंड मिला लीजिएगा। इसमें थीटा का आंसर आना चाहिए, थीटा का वैल्यू है 2.1 इंटू 10 टू द पावर 3 केल्विन। ये आंसर आनी चाहिए। ठीक है, आप लोग बना लेंगे, बना करके चेक कर लेंगे। इतना तो काम आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आज का आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी सीख लिया। अगले लेक्चर में आप लोग सीखेंगे कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस का किस तरह से कलर कोडिंग होता है, कैसे हम रेसिस्टर को पहचानते हैं एंड कौन सा रेसिस्टर क्या चीज का बना होता है, ये चीज देखेंगे और शायद उसके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में भी देखते हैं। चलिए, जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें